तो नमस्कार मेरे मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। स्टूडेंट, आप सभी का जो आरईसीटी एग्ज़ाम है, अब उसकी जो है डेट अनाउंस हो चुकी है, यानी 10 मार्च को आप सभी का जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो स्टूडेंट, अब आपके पास में जो है महज 9 दिनों का समय आपके पास में बचा है। तो अब बिल्कुल भी आपको जो है पढ़ाई के प्रति लापरवाही नहीं करनी है, और आज से जो है आपको इस चैनल के माध्यम से रोज़ाना जो है लाइव क्लासेस भी देखने को मिलेगी, और जो है आपको ऑफलाइन वीडियो के रूप में एक वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो बिल्कुल आपको हूबहू आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे, और एक एक जो है डाउट आपका लिए जाएगा। तो अभी तक भी आपने अगर हमारी जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और रोज़ाना जो भी आपके सामने वीडियोज़ आते हैं उन सभी को आप डेफ़िनेटली देखें। और आई विल श्योर कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप सभी के जो हैं काफ़ी अच्छे परसेंटेज जो है एग्ज़ाम में बन जाएँगे। अब देखिए स्टूडेंट, आप सभी के सामने जो है सबसे पहला क्वेश्चन है कि वक्तव्य 1 आप सभी को दिया गया है कि भई जो प्राइमरी मेमोरी होती है, वह सेकेंडरी की तुलना में बहुत ही धीमी होती है। अब स्टूडेंट, आप सभी को पता रखना है कि हमारी जो मेमोरी होती है, मेमोरी हमारी वैसे 4 टाइप की होती है, लेकिन आपके आरईसीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मेमोरी आपकी 3 होती है। एक तो कैश होती है, और एक आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है ना? और एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ये 3 मेमोरी आपकी होती है। अब देखो, इनसे जब-जब क्वेश्चन पूछे तो आपको पता रखना है कि अगर सबसे तेज़ मेमोरी आपसे पूछे एक्सेस के हिसाब से, तो आपकी कैश होती है, और उसके बाद में प्राइमरी होती है, उसके बाद में आपकी सेकेंडरी होती है। ये पता रह जाएगा। लेकिन अगर वो आपको स्टोरेज कैपेसिटी की पूछे तो उल्टा हो जाता है कि सबसे ज़्यादा स्टोरेज सेकेंडरी का होता है, उसके बाद में प्राइमरी का होता है, उसके बाद में कैश का होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपसे कह रहा है कि प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी की तुलना में धीमी होती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद में आपसे बोला है कि सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता प्राइमरी से कम होती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि सेकेंडरी की तो सबसे अधिक होती है। तो ए व बी दोनों आपके क्या हो जाते हैं, यहाँ से रॉन्ग हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी को समझ में आ चुका होगा पहला क्वेश्चन। आई होप अगर समझ में आया है तो फिर आगे बढ़ते हैं, और जो जो भी आपके डाउट्स होंगे लाइव क्लासेस में सारे लिए जाएंगे। आज जो है ये क्लास आपके सामने इसलिए है ताकि आप सभी को पता चल जाए कि भाई आरईसीटी के सबसे विश्वसनीय चैनल के साथ में जो है अब क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो आप भी बिल्कुल लापरवाही न करें और अपनी तैयारी को मजबूत दार दें। आगे क्वेश्चन है कि एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए एप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। स्टूडेंट, आप सभी को पता रखना है, और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें जो है नवंबर 2023 तक के सारे बैचेस को सम्मिलित किया गया है, यानी जिन्होंने अपना एडमिशन नवंबर 2023 तक डाला है वो सारे के सारे एलिजिबल है भाई। और जो वुमेन बैच था फ्री वाला, है ना, उनके भी एग्ज़ाम इसी में है। तो सारे जो भी अभी तक जिनको पता नहीं है कि किनका एग्ज़ाम है किनका नहीं है, और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि सबका 10 मार्च को ही एग्ज़ाम होगा। हर बार 2 शिफ्टें में एग्ज़ाम होता था, बट अब एक इस बार जो है बोर्ड के एग्ज़ाम वगैरह सभी को देखते हुए आपके 10 मार्च को ऑल राजस्थान में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो कतई आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट आपका क्या कहलाता है। तो स्टूडेंट, ये जो है आपका स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? स्लाइड ट्रांजिशन। तो ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट और अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों पर एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप इनमें से किसका उपयोग करेंगे। तो स्टूडेंट, आप सभी के सामने अच्छा विकल्प है कि आप जो है प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, और ये मान के चलो कि आपके पास में क्या है, आपका कंप्यूटर है, और आप पावर पॉइंट को चला रहे हो, और इस टाइप में आपको सारी की सारी क्या दिखेगी, स्लाइड दिखेगी, है ना। यहाँ पे आप जो काम करोगे वो स्लाइड आपको शो होगी। अब आप क्या करना चाहते हैं कि भाई इन सभी स्लाइडों पर 1 2 3 4
इन सभी पे आप एक ही जैसा जो है पीपीटी देना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो आप इनमें से किसका उपयोग करेंगे? प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। आगे आप सभी को बता दूं कि भाई जो है ये पावर पॉइंट है उसका उपयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। अब इसके अंदर अगर आपको स्लाइड को डुप्लीकेट को अगर जोड़ना है, अगर नई स्लाइड को जोड़ना है मान के चलो, तो आपके कंट्रोल के साथ में एम होता है। क्या होती है? शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में एम। और अगर वो आपसे पूछे कि डुप्लीकेट स्लाइड को, है ना, तो कंट्रोल प्लस डी होती है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके बारे में पता रखेंगे। हालांकि सारी बातें आपको बताई जाएगी, लेकिन एक बार जो जो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ उनको आपको अच्छे से याद रखने हैं। आगे फिर हमारा क्वेश्चन है कि प्रिंट करने से पहले एक डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट देखिए, जब आप लोग हैं कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं और अब आप देखना ये भी चाहते हैं कि भाई जो भी मैं प्रिंट कर रहा हूँ वो दिखेगा कैसा, तो उसके लिए हम लोग करते हैं प्रिंट प्रीव्यू। क्या करते हैं? प्रिंट प्रीव्यू। देखो, प्रिंट का मतलब प्रिंट, है ना, और प्री का मतलब पहले, और व्यू का मतलब देखना। तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रिंट पूर्वावलोकन। नेक्स्ट फिर हमारा क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के लिए एंटीवायरस पर सक्रिय रूप से क्या करता है? हमले करता है। अब देखो, एंटीवायरस सबसे पहले क्या होता है? तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको किससे प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट किससे करता है? तो हमें याद रखना है वायरस से बचाने का काम करता है। अब देखो, ये आपको वायरस से बचाने का काम करेगा, लेकिन इसके ऊपर भी जो हमले करने का काम कौन करता है? तो उसका नाम होता है रेट्रो वायरस। क्या होता है? रेट्रो वायरस होता है। यानी ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे फिर हम लोग बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड इनमें से कौन सा है? आईएसओ जो स्टैंडर्ड के लिए जो साइबर सुरक्षा मानदंड है वो आपका कौन सा है? तो आप सभी को याद रखना है कि आईएसओ 27001 है। कौन सा है? आईएसओ 27001। और ये आप सभी को पता रखना है। इसका पूरा नाम, आईएसओ का पूरा नाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। आगे फिर बढ़ते हैं कि पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशानों में एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो स्टूडेंट आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि पेंसिल और पेन से बनाए हुए, है ना। अब देखो, ये मान के चलो कि आपके पास में पेजेस है। आप सभी ने कभी ना कभी ऑप्शनल मेथड वाले एग्जाम दिए होंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं ए बी सी डी, है ना। अब आप क्या करते हैं कि जो भी आपका विकल्प करेक्ट होता है उसको आप लोग ऐसे भरते हैं। फिर उसके बाद में आप ओमार शीट को एग्जामिनर को दे के आ जाते हैं। फिर वो क्या होती है आगे, एक मशीन के द्वारा चेक होती है और उस मशीन का नाम होता है ओएमआर नाम होता है। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन यहाँ से ये हो सकता है कि भाई ओएमआर है इसका पूरा नाम क्या है? तो आप सभी को याद रखना है ऑप्टिकल ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका पूरा नाम होता है। ये पहला क्वेश्चन रह जाएगा याद, है ना। और दूसरा क्वेश्चन है ओसीआर। ओसीआर का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना। क्या है? रिकॉग्निशन। और उसके बाद में बीसीआर का अगर पूछे तो बार कोड रीडर, है ना। क्या होता है? बार कोड रीडर। कभी अगर मेडी पूछे तो म्यूजिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, है ना। ये इसके पूरे नाम होते हैं। अब देखो, जो ओसीआर है इसका उपयोग हस्तलिखित लेख को पढ़ने के लिए होता है। किसके लिए? हस्तलिखित लेख को पढ़ने के लिए। और बारकोड का जो है इस्तेमाल, बारकोड रीडर का इसका इस्तेमाल होता है प्रोडक्ट के संबंधी आपको जानकारी लेने के लिए। और मिडी जो है आपके ध्वनि को इनपुट देने के लिए, है ना। जहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे जो संगीत के लिए जो उपकरण यूज आते हैं उसका नाम मिडी है। अब आपके सामने अच्छा क्वेश्चन है कि डीवीडी या सीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि को लिखने की प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? तो ये प्रोसेस तो स्टूडेंट आपकी बर्निंग कहलाती है। लेकिन आप सभी लोग यहाँ से ये भी याद रखें कि सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। और जो डीवीडी है इसका पूरा नाम आपका होता है डिजिटल
डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है, वर्सेटाइल डिस्क, ये दोनों इसके पूरे नाम होते हैं। तो अगर दोनों नाम पूछे तो ए व बी दोनों फिर आपका करेक्ट होगा। आगे फिर है कि एलसीडी प्रोजेक्टर किसके प्रकार हैं। तो एलसीडी जो होता है वो नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड होते हैं। क्या होते हैं? नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड। एलसीडी का अगर कभी पूरा नाम पूछे तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है ना। अगर एलईडी का पूछे तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है भाई। आगे फिर बढ़े कि आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास में जो आउटलुक अकाउंट होते हैं वो 3 होते हैं। एक तो कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज होता है, पीओपी होता है और आईएमएपी होता है। अब यहाँ से अगर आपको पूछता कि व्यापार सेटिंग में, किसमें? व्यापार सेटिंग में कौन से आउटलुक अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम लोग कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज कहते हैं। अगर पीओपी आपसे पूछे तो इसका उपयोग आता है निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए। किसके लिए? निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए। अगर आपसे आईएमएपी पूछे तो ये जो है संदेश को जो है भेजने के लिए होता है ना, प्रोटोकॉल है, इंटरनेट मैसेज एक्सेसिंग प्रोटोकॉल है ना। और एचटीटीपी भी आपका एक प्रोटोकॉल है जिसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इतनी सी बातें आप सभी को क्लियर रखनी है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। आगे फिर बढ़े कि यूपीआई का पूरा नाम क्या है। स्टूडेंट, आप सभी को अच्छे से पता रखना है कि भाई जो यूपीआई है ये पेमेंट भुगतान के अंदर आपका काम आता है और इसका पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे फिर बढ़े और अच्छा क्वेश्चन एक और कि ईपीडीएस का पूरा नाम क्या है। तो स्टूडेंट, जो ईपीडीएस है इसका पूरा नाम होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी ऑप्शन ये आप सभी का करेक्ट हो जाता है। खाद्य सामग्री की कमी को पूरा करने के लिए इसको बनाया गया था और 2 वर्गों को यहाँ से राशन मिलता है। वो 2 वर्ग हैं कौन कौन से? तो बीपीएल का पूरा नाम बिलो पॉवर्टी लाइन होता है और एपीएल का पूरा नाम अबव पॉवर्टी लाइन होता है। जो भी आपको राशन मिलता है कम दाम में मिलता है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो जाता है। और कहाँ से मिलता है? तो सर एफपीएस दुकानों से मिलता है, यानी कि फेयर प्राइस शॉप से मिलता है। तो ये सारी बातें आप सभी को क्लियर होनी है। देखो आज पहला दिन है आप सभी का मेरे साथ, और जैसे ही आप मेरे से रेगुलर जुड़े रहेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको टिप्स पे करवा दूंगा और आपको गारंटी देता हूँ स्टूडेंट कि बहुत ही अच्छे आपके एग्ज़ाम में मार्क्स आने वाले हैं। आगे फिर आप देखिएगा कि निम्न में से कौन सी ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान करने के लिए बनाई गई हैं। तो इसका जो नाम है वो आपका क्या है? राजस्थान संपर्क है। और राजस्थान संपर्क आपकी ऑनलाइन शिकायत के लिए जो है बनाया गया एक ऐप है। और इसके लिए जो है टोल फ्री नंबर आपका 181 होता है और आपकी शिकायत 5 चरणों से गुजरती है। कितने चरणों से? 5 चरणों से गुजरती हैं। सबसे पहला जो होता है आपका रजिस्ट्रेशन होता है। सबसे पहले क्या करते हैं? रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में उस शिकायत का मॉडरेशन होता है। उसके बाद में उसका एलोकेशन होता है ना। उसके बाद में उसका डिस्पोजल होता है, डिस्पोजल। और नेक्स्ट एंड लास्ट आपकी क्या होती है? वेरिफिकेशन होती है। क्या होती है? वेरिफिकेशन होती हैं। तो इतनी सी बातें आप सभी को याद रखनी है ताकि अगर एग्ज़ाम में आए तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो सदैव सही होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर आपका राजस्थान संपर्क हो जाता है। नेक्स्ट फिर बढ़ते हैं कि हॉट स्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो ये तो सभी को पता होगा, वाईफाई इसका नाम होता है। वाईफाई का अगर पूरा नाम पूछे तो वायरलेस फिडिलिटी होता है। क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी होता है। और ये किस प्रकार का नेटवर्क है? तो आपको याद रखना लैन प्रकार का होता है, ना लोकल एरिया नेटवर्क होता है। आगे फिर बढ़े कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक समय में एक से अधिक कार्य को करना, और ऐसा आपका एमएस जो डॉस है वो मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता था। तो ये आपको पता रखना है क्योंकि वो एक समय में केवल एक ही कार्य कर सकता है।
आगे फिर है कि एक खाली जगह उस डिस्क का नामित स्थान है जहाँ पर फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो स्टूडेंट उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोल्डर्स कहेंगे, है ना, जहाँ पर आप फाइलों को डालते हैं। अब बात आती है कि सर फाइल क्या होती है, तो आपको याद रखना है कि डेटा का कलेक्शन, किसका, डेटा का जो कलेक्शन होता है वह स्टूडेंट आपकी क्या कहलाती है, फाइल कहलाती है। आगे फिर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रिंटर अपने प्रिंट हेड से स्याही की छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव करता है और पेज इमेज निर्माण का कार्य करता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इंक का छिड़काव, है ना, तो उसको हम बोलेंगे इंक जेट प्रिंटर। क्या कहेंगे, इंक जेट प्रिंटर। अगर लेजर प्रिंटर आपके सामने कभी नाम आए तो ये जो है ब्लैक सूखे पाउडर का इस्तेमाल करता है, ब्लैक सूखे पाउडर का इस्तेमाल करता है। या फिर अगर मैं बोलूँ किसका, टोनर का, टोनर कार्टेज, है ना, तो इसके लिए ये होता है। बाकी प्लॉटर सबसे हाई क्वालिटी के वेक्टर और ग्राफिक्स का उत्पादन करने के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे जब भी मेरी वीडियोस होगी तो प्रिंटर को भी पूरे विस्तार से समझेंगे। आज पहला दिन है इसीलिए जो है आपको थोड़ी सी बातें में दिक्कत आएगी कि भाई पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन आप जैसे रोज़ाना मेरे से जुड़े रहेंगे तो गारंटी देता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके टिप्स पे होने वाली हैं। कंप्यूटर को शुरू और स्टार्ट करने का कार्य क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं स्टूडेंट बूटिंग कहते हैं। और बूटिंग आपके दो प्रकार की होती हैं, है ना, एक होती है आपकी कोल्ड बूटिंग और एक होती है वार्म बूटिंग। अब देखो कोल्ड बूटिंग का मतलब जो आपका पहले से बंद कंप्यूटर है ना, उसको हम क्या कहेंगे, पावरलेस। क्या कहेंगे, पावरलेस। पावरलेस कंप्यूटर को स्टार्ट करना आपकी कोल्ड बूटिंग कहलाती है। जबकि कोई कंप्यूटर पहले से स्टार्ट था, आप लोग उसको क्या कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, वार्म बूटिंग कहलाती हैं। तो ये इतनी सी बातें आप सभी को क्लियर रखनी है। आगे फिर बढ़ते हैं कि एक सर्च इंजन वास्तविक समय में किन प्रक्रियाओं से गुजरता है, तो भाई सारी की सारी प्रक्रियाओं से गुजरता है। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। आगे भी रहें कि वक्तव्य एक आपको दिया गया है कि ईमेल में डिलीट की गई फाइलों को ड्राफ्ट फोल्डर में रखा जाता है। नहीं जी, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि ड्राफ्ट के अंदर तो आपके आधे अधूरे मेल रहते हैं। आगे फिर बोला है कि ईमेल के आधे अधूरे मेल स्पाम में रहते हैं। नहीं, स्पाम में तो आपके अनचाहे मेल रहते हैं। कौन से रहते हैं, अनचाहे मेल रहते हैं। तो दोनों के दोनों आपके क्या हैं, गलत हो जाते हैं। ये वह भी दोनों आपके गलत हैं। आगे फिर बढ़ते हैं कि पेन का पूरा नाम क्या है। स्टूडेंट आप सभी के सामने अच्छा क्वेश्चन आया है कि पेन का पूरा नाम क्या है, तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। और इसके लिए जो आपका फॉर्म लगता है वो गुण 50A लगता है। और पैन कार्ड बनाता कौन है, कौन सी संस्था है, तो NSDL बनाती है, जिसका पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका कहाँ पर लिखा हुआ, ऑप्शन बी जो है, और जो है 25 जनवरी, यही है ना, और 2015 को लॉन्च किया गया था भाई, ये भी आपको पता रखना है, NVSP पोर्टल को, है ना। आगे भी रहे कि कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन करता है, तो दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन करने के लिए जस्टिफाई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। लेफ्ट अलाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में L, और राइट की होती है कंट्रोल के साथ में R, और जस्टिफाई की होती है आपकी कंट्रोल+J, है ना। अगर सेंटर अलाइन की बात करें तो कंट्रोल के साथ में E। तो ये सारी बातें आपको सभी को क्लियर रखनी है। ये किसकी है, सेंटर की है। और आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ये सारी चीज़ें आपकी टिप्स पे होती जाएगी, तो बिल्कुल आपको कतई चिंता न करनी है। आपको बस जो जो पढ़ाया जा रहा है उसको ईमानदारी से पढ़ना है। नेक्स्ट है कि खाली जगह के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं, उसको स्टूडेंट कहते हैं हाइपरलिंक। और हाइपरलिंक का शॉर्टकट कर कंट्रोल के साथ में के होता है। क्या होता है, कंट्रोल के साथ में के होता है। आगे फिर बढ़ते हैं कि व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो एक विंडो को दो भागों में बांटने के लिए स्प्लिट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। आगे फिर है कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अतिशीघ्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑटो कंटेंट विजार्ड। ऑटो कंटेंट विजार्ड ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है।
आगे भी रहें कि किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी निजी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम, जन्म तिथि इत्यादि जो हैं आपकी फ़िशिंग के अंदर मांगे जाते हैं। फ़िशिंग में आपके सिस्टम पे एक मेल प्राप्त होता है और उस मेल में आपसे जो है आपकी निजी जानकारी मांगी जाती है। और मेलवेटाइजिंग में जो है विज्ञापन के माध्यम से आपके सिस्टम पे अटैक किया जाता है। किसके माध्यम से? विज्ञापन के माध्यम से। और डिनायल ऑफ सर्विसेज में जो है आपके सिस्टम को क्या किया जाता है? ओवरलोड किया जाता है। क्या किया जाता है? ओवरलोड। और पासवर्ड अटैक में आपके पासवर्ड को तोड़ने की कोशिश की जाती है ना? तो ये सारी बातें पढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे इन सभी को हम लोग पढ़ते रहेंगे। आगे फिर है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है और आपसे संबंधित सूचना का आदान प्रदान करता है? तो सॉरी स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पाईवेयर कहेंगे, क्योंकि ये स्पाईवेयर आपके सिस्टम की जासूसी करने का काम करता है। बाकी जो है यहाँ से ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? स्वयं कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है ना, लेकिन अन्य मेलवेयर को डाउनलोड कर देता है। और वायरस जो है वो नुकसान पहुँचाता है, लेकिन किसके रूप में पहुँचाता है? तो खुद को क्या करता है? रेप्लिकेट करता है, यानी खुद की प्रतिकृति बनाता है, उसके बाद में जो है सिस्टम को अटैक करने की कोशिश करता है। आगे फिर आपसे पूछा है कि गूगल प्ले स्टोर क्या है? तो भाई ये तो सभी को पता है कि एक एंड्रॉयड डिवाइस पर गूगल द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर होता है ना। आगे भी रहें कि MS वर्ड 2010 में अंतिम पूर्ववत की गई कार्रवाई को फिर से करने के लिए, है ना, तो इसको अंडू कहेंगे। अंडू की शॉर्टकट कंट्रोल के साथ में जेड, है ना, और ये आपका अंडू तो बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाता है। इनका भी बता दूँ, है ना, Ctrl+C आपकी किसकी है? कॉपी है। Ctrl+X कट है और Ctrl+Y आपकी रेडू है, तो इनके बारे में भी पता रखना। आगे फिर बढ़ते हैं कि कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का क्या तात्पर्य है? तो भाई ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये कंप्यूटर में जो अंक गणितीय, है ना, अंक गणितीय एवं तार्किकीय गणना का काम करता है। अंक गणितीय और तार्किकीय गणना का काम करता है आपके CPU के अंदर, है ना। आगे फिर बढ़ते हैं कि वेबसाइट से एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? तो उसको नेविगेटिंग बोला जाता है। तो ये सभी को पता रखना है, ऑप्शन से आप सभी का करेक्ट हो जाता है। आगे फिर आपसे पूछा है कि HTML का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और वेब पेज को बनाने की एक लैंग्वेज है, तो ये भी आप सभी को पता रखना है ना। और बढ़ते हैं फिर आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप स्टूडेंट आप सभी को जो जितने भी प्रश्न थे वो अच्छे लगे होंगे, समझाने का मेथड भी अच्छा लगा होगा। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए रोज़ाना आपको यहाँ से 2 वीडियोस देखने को मिलेंगे। एक वीडियो आपको रोज़ाना लाइव देखने को मिलेगा और एक जो है आपको ऑफलाइन वीडियो देखने को मिलेगा। अब स्टूडेंट आप बताएं कि जो लाइव वाला टाइम रखना है वो शाम वाला हम लोग रखेंगे, और शाम को आप कितने बजे फ्री हो जाते हो, है ना, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं टाइम रखूँ। आप बोलो तो 6 बजे रखें, आप बोलो तो 7, आप बोलो 8, जितने बजे आप जो है आप कमेंट कर देना, उसके अकॉर्डिंग हम जो है लाइव का टाइम शेड्यूल कर देंगे। अब देखो आपके सामने ये जो ऑप्शन है इसका फॉर्मेट पेंटर आपका क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में C होता है। तो ये थे स्टूडेंट हमारे टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा और हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि 10 मार्च के दिन जो भी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उन सभी तक की वीडियो हो और वो भी अपने आप को अच्छे परसेंटेज के साथ में जो है सिक्योर कर सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।